तारीख है इस मुल्क की। अनफॉर्चुनेटली जब पाकिस्तान आगे की तरफ जाना शुरू करता है, पाकिस्तान को कोई ऐसी साले की आदत नसीब होती है, जैसे आपने कहा कि इस वक्त इमरान खान जो है वो सिर्फ पाकिस्तान की बात करता है, तो अचानक बैरून मुल्क की जो कुव्वतें होती हैं वो उसके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होती हैं। भुट्टो को जब ये समझ आई कि दुनिया ने उसको इस्तेमाल कर लिया, अब उसको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, तो शायद उसके गिर्द भी ऐसे ही हालात जिसका आपने थोड़ी सी पहले पिक्चर भी ड्रा की बनाए गए। तो आप समझते नहीं कि इमरान खान की सिक्योरिटी को भी कुछ खतरात हैं, इस तरह के कहीं इन्वायरमेंट पैदा कर दिया जाए या ओवरऑल बाकी चीज़ें? देखो, मैं तो एक सोल्जर हूँ, मेरा ईमान इस बात पे है और सब मुसलमानों का होना चाहिए कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। जब अल्लाह फ़ैसला कर लेता है कि इस शख्स का दुनिया में जिस काम के लिए मैंने भेजा था इसका इम्तिहान और उस टेस्ट का वक्त पूरा हो गया, तो वो वापस बुला लेता है। किसी के कहने से, न किसी की बद्दुआओं से, न किसी की साजिशों से मौत आती। मौत अल्लाह के हाथ में है, ज़िंदगी भी अल्लाह देने वाला है। जो इरादों को, नीयतों पे बेस्ड इरादों में कामयाबी की बरकत डालने वाली भी अल्लाह की ज़ात है। लिहाजा उसकी तो मुझे फ़िक्र नहीं है कि ये नेगेटिव कुव्वतें किसी की मौत का सबब बन सकती हैं। इस मुल्क की सलामती इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से ये मुल्क कायम रहेगा। ये जिन ऑर्ड्स में बना, जिन ऑर्ड से गुज़रा और आज जिस तरह ये एक मजबूत रियासत के तौर पे खड़ा है, सारी दुनिया को पता है कि चोर और डाकू इक़्तिदार में बिठाए क्यों जाते हैं, ताकि इसके पाँव के साथ वो वज़न बांध दिया जाए कि ये परवाज़ न कर सके। और आपने मकसद की बात की, इस मजबूत पाकिस्तान को, इस एटमी कुव्वत को घुटनों के बल बिठाने का तरीका ही एक है कि इस पर डाकुओं की हुकूमत कायम की जाए, जो अपना लूटा हुआ पैसा इन्हीं के ममालिक में जमा कराएं, इन्हीं के बैंक भरें। बस फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी आवाज़ इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में उठाई है कि आप सब मनी लॉन्ड्रिंग के बेनिफिशरीज हो, आपके बैंकों में ये दौलत पड़ी है, तो देने वाले भी कर्ज आप, लुट के जाता भी वापस आपके बैंकों में है, जायदादें भी आपके बैंकों में आपके मुल्कों में बनती हैं, सो इकॉनमी आपके ऊपर जाती है। कर्ज हम लेते हैं, सूद पाकिस्तान देता है, लूट कर वो लोग बाहर ले जाते हैं, यहाँ मीटर रीडर अरबपति बन जाते हैं। जो काउंसलर का इंतखाब नहीं जीत सकते थे वो आज V8s में फिर रहे हैं। वो जो सिनेमा हॉल चलाने वाले थे वो खरबपति बन गए और लोहे की भट्टियों से कारोबार शुरू करने वालों की नस्लें आज शहंशाहों की सी जिंदगी गुजार रही हैं। तो मुल्क में ये जादूगरी क्यों काम नहीं आई? मुल्क में आम आदमी के हालात ज़िंदगी क्यों नहीं बदले? वहाँ पे गलियाँ क्यों कच्ची हैं? कूड़े से पूरा शहर कराची जैसा कचरादान बन गया है। उनका, जिनकी जायदादें फ्रांस में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, जिनकी औलाद बाहर बैठती है, जिनके महल एमिरेट्स में भी हैं, तो अगर इनकी जायदादें, इतना इनको तरक्की का कारोबार का गुर आता है कि एमिरेट्स में, फ्रांस में, अमेरिका में और यूके में ये कारोबार भी करते हैं और वो फलता फूलता है, जायदादें वहाँ बनाते हैं, इक़्तिदार यहाँ करते हैं। अगर यही रवैया रखना है तो यही एक तरीका है इस मुल्क को कमज़ोर करने का। जब भी ऐसा वज़ीर आज़म अब पहली दफ़ा हमें मिला है जिसने ख़ानदान के लिए सियासत नहीं करनी, जिसके बच्चे पाकिस्तानी नेशनल ही नहीं हैं, वो, उनकी जो माँ है वो तलाक याफ्ता है, वो अपने मुल्क में रह रही है, अपने बच्चे पाल रही है, खरबपति ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है, जिसने यहाँ से लूट के बाहर कुछ नहीं भेजना। अगर उस शख्स को भी आप इस मुल्क की फलाह के लिए काम करने का मौका नहीं देंगे तो फिर आप वही जो मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क को कमज़ोर करने का तरीका एक ही है कि करप्ट लोगों को फ़ैसला साजी पे बिठा दो, वो करप्शन करें, अदारों को इस्तेमाल करें, कवानीन अपनी मर्ज़ी के बनाएं, फ़ैसला साजी अपनी मर्ज़ी की बनाएं और अपनी पॉलिसी से वेस्टर्न कुव्वतों की मुआवनत करें ताकि ये हुकूमत परवाज़ न, मुल्क उठ ना सके, इसके 22 करोड़ अवाम खुशहाल ना हो सकें। इसके लिए लेफ़्ट से भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, राइट से भी प्रॉब्लम क्रिएट करो, अंदर से भी प्रॉब्लम क्रिएट करो।
अगर यही जमहूरियत है तो फैसला आवाम को करने दें कि किस तरह के लोगों ने इक़्तिदार करना है। और आज जब ये शख्स इंतखाब जीत के आया है, इंसान है, गलतियां करेगा, गलत पॉलिसी बनाएगा, 5 साल बाद लोग उठा के कूड़ादान में फेंक देंगे। तो इसको हुकूमत करने दो। मुल्क मजीद 220 अरब रुपए के अखराजात से नए इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, न ये होने जा रहा है। इस मुल्क की तारीख में एहतजाज की सूरत में कोई सियासी तब्दीली नहीं आई। वाहिद एहतजाज था जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ हुआ और उसके नतीजे में भी मार्शल लॉ ही लगा, सियासी तब्दीली नहीं आई। वो भी उसकी मौत पे ही खत्म हुआ और उसकी मौत पे ख़त्म हुआ। तो सर मैं इसलिए एक कॉन्टेक्स्ट कायम करना चाहता था। देखें, कज़ाफ़ी की हमारे पास एक तारीफ है, जैसे पाकिस्तान इस वक्त एक इमर्ज हुआ है इंटरनेशनली, इमरान खान की क़यादत ने पूरी दुनिया को मुतासर किया है, नो डाउट। तो दुनिया शायद सर उसको नहीं बर्दाश्त करेगी। तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर है तहफ़्फ़ुज़ है। देखिए, बात यह है जो पहले हम बात कर रहे हैं कि शहनशाह ईरान का जुर्म क्या था। अगर आप तारीख को उठा के पढ़ें, उनकी अपनी सवाने उम्री पढ़ें, उसके ऊपर लिखी जाने वाली किताबें पढ़ें, तो जब उसने फैसला किया कि मैं डॉलर से डी लिंक करके ऑयल को बाकी करेंसीज में बेचूंगा, तो फ्रांस से एक मौलवी को उठाया गया और उससे आके ईरान, जो फ्रांस में बैठा था, फ्रांस से हुकूमत का तैयारा लेके आया और लैंड किया और ईरान के ऊपर काबिज हो गया, क्योंकि उसकी ये रविश उसी अमेरिका को पसंद नहीं थी जिसके बलबूते पे वो 10 साल से बैठा हुआ था। गद्दाफी ने जब 140, ये मुख्तलिफ आर्टिकल्स इस पे आ चुके हैं, किताबें लिखी जा चुकी हैं, 140 मिलियन केजीज गोल्ड जब उसने रिज़र्व कर लिया और कहा कि मैं अपनी करेंसी को गोल्ड से लिंक करूंगा और अफ्रीका में अपने पैसे का बैकिंग गोल्ड से दूंगा, उसको रिमूव करवा दिया गया। कितनी तकलीफ से सद्दाम हुसैन को उस चार्ज पर रिमूव किया गया जो जुर्म उसने किया ही नहीं था। ना उसने न्यूक्लियर वेपन बनाए और आज कहा न केमिकल वेपन बनाए। यूनाइटेड नेशन के फोरम पे खड़े होकर जो इल्ज़ाम उस पर लगाया गया कि हमारे पास डोसियर मौजूद है और वो 45 मिनट के अंदर अंदर न्यूक्लियर वेपन से हमला आवर हो सकता है, उसका पूरा मुल्क तबाह हो गया। उसके महल की तलाशी ली गई, उसको सजाए मौत दे दी गई, एक छिटांक केमिकल उस मुल्क से बरामद नहीं हुआ। सो लीबिया तबाह, इराक तबाह, ईरान रिवर्स में डाल दिया गया, उसका सीरिया को तबाह करने की कोशिश की गई। जब रूस आगे बढ़ा तो फिर इरादे बदल के वापस जाना पड़ा। और अभी तुर्की भी आ गया निशाने पे। अब तुर्की क्यों निशाने पे आ गए? क्योंकि 2023 में वो मुआहिदा ख़त्म होने जा रहा है, सिकाए बायकॉट एग्रीमेंट की, जो वर्ल्ड 100 साल वॉर के बाद जो हुआ था और जो उनका बासफोरस है, उसमें से जो फ्री पैसेज दुनिया की शिपिंग को मिला हुआ था, अब उनको वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा गुजरने के लिए। टर्की की इकोनॉमी ऊपर जाएगी। आज वो मुल्क कर्जे से निजात हासिल कर चुका है, बहुत आगे। अब उसके घुटने टिकवाना भी एक मकसद है कि हर वो ताकतवर मुल्क जो अपने मुसलमान मुल्क जो अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करेगा। देखो, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये क्यों कहा था कि अगर 8000 यहूदी यरगमाल होते कश्मीर में या किसी मुल्क में तो दुनिया का क्या यही रिस्पॉन्स होता? अगर 8000 अमेरिकन वहाँ यरगमाल होते, उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर 80 लाख जानवर भी इस जुल्म और बर्बरियत से मारे जा रहे होते तो दुनिया में जो एनिमल्स के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीमें हैं वो भी आवाज़ उठाती। लेकिन आज चूंकि 80 लाख मुसलमान मारे जा रहे हैं, सबकी ज़बान बंद है। तो ये रवैया मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ ही क्यों होता है और उन्हीं के अंदर से मीर जाफ़र और मीर सादिक क्यों तलाश किए जाते हैं? दूसरे मुल्कों में ऐसा क्यों नहीं होता? और ये मुल्क जब इतनी बड़ी कुव्वत बन चुका है तो इसको करप्ट हुक्मरानों के ज़रिए ही महकूम रखा जा सकता है। इंटरनल इंस्टेबिलिटी की ज़रिए ही इसकी इकॉनमी को नीचे रखा जा सकता है ताकि लोगों में गुर्बत फैले, बदएतमादी हुकूमत पे बढ़े और लोग कहें कि इसकी ये न्यूक्लियर वेपन्स हैंड ओवर करो यार, हमें खाने को रोटी दो। ये है वो इंटरनेशनल एजेंडा
जिसकी मुआवनत करने वाले करप्ट लोग इक़्तिदार मौजूद पे है काबिज पाकिस्तान होना के चाहते अंदर, पाकिस्तान के हैं। वो अंदर मौजूद इक़्तिदार पे काबिज होना चाहते हैं तो ताकि सर- वो भी बने, उनका ख़ानदान भी बने, जायदादें बाहर जाएं, दौलत बाहर जाए और मुल्क नीचे जाए। सर आपने कहा कि मैं सोल्जर हूँ, मैं मानता हूँ, ठीक है, हमारा ईमान है, हम मुसलमान है, लेकिन असबाब का इनकार करना भी सर मेरे ख्याल में जहालत है। तो उस तनाज़ुर में अगर आप बात करें कि हमें कुछ मय्यर्स लेने चाहिए इस वक्त, हमें शायद हालात उस वक्त समझ ही नहीं आ रहे होते क्या हो रहा होता है, बहुत बाद में पता चलता है कि यार ये स्टोरी तो इसके साथ लिंक थी, ये तो ये लिंक थी, ये तो ये हो गया। देखें, अब बात यह है कि जो कुछ मुल्क में होने जा रहा है इसको देखने वाले लोग भी मौजूद हैं, और समझ रहे हैं जिन्होंने फैसला करना है वो भी अंधे और बहरे नहीं हैं, मुझसे ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग हैं। फिर हुकूमत वक्त जिनकी ज़िम्मेदारी है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करना और मुल्क की अंदरूनी और Security। बैरूनी नज़रियाती और जोग्राफियाई सरहदों का दिफा करना जिस हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है, आम शहरी की ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ देना, जो कारोबार ज़िंदगी है उसको एतदाल पर रख के मुल्क में चलाना जिनकी ज़िम्मेदारी है, ये जो कुछ होने जा रहा है उसको वो देख रहे हैं। तो मैं और आप देखते हैं कि उनकी बसीरत किस काम आती है, और वो इस होने वाले जिसको जो मुझे नज़र आ रहा है मुझसे बेहतर उनको नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उनके पास तो रिपोर्ट्स अदारे मौजूद हैं जो उनको हर तरह की रिपोर्ट दे रहे हैं। मैं तो ज़ाती इल्म और पढ़ाई से करता हूँ बात, मैं तो पढ़ता हूँ तो इसलिए इन चीज़ों को देखता हूँ। जिनको अदारे फीड कर रहे हैं यकीनन वो मुझसे बेहतर देख रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे हालात किस तरफ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत नवाजिश। नाज़रीन, बड़ी डिटेल डिस्कशन की हमने जनरल साहब के साथ। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमारी तरफ से यही कुछ, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।